सिरप तस्करी मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। जिसके इस मामले से तार जुड़ेंगे उस पर एक्शन होगा। मुख्यमंत्री ने आज विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए साफ कर दिया कि अगला नंबर समाजवादी पार्टी के नेताओं का है, क्योंकि आरोपी का कनेक्शन सपा से निकलकर सामने आ रहा है। यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। सीएम योगी की ये शायरी सपा के उन नेताओं के लिए है जिनकी फोटो कोड इन सिरप तस्करी के आरोपियों के साथ वायरल है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरोपी आलोक सिंह के साथ अखिलेश की फोटो दिखाई, जिसके बाद साफ हो गया है कि अब अखिलेश यादव की फाइल भी खुलने वाली है। फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं न कहीं सामने आएगी। जाँच आने दीजिए। अखिलेश यादव ने इस घोटाले पर सरकार पर हमला बोला था। ये बात निकल कर के आई, कुछ 100 करोड़ का घोटाला है ये, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये निकल कर के आ रहा है कि हजारों करोड़ का घोटाला है। कोड इन सिरप मामले में योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आर्थिक चोट से लेकर आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन अब नंबर समाजवादी पार्टी वालों का भी आने वाला है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। सदन के अंदर तो बहस के कई मुद्दे हैं, लेकिन एक बहस अखिलेश यादव ने अब छेड़ दी है। मुद्दा उठाया है पीडीए के अपमान का। जी हां, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की कमान पंकज चौधरी को सौंपी तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया, और इसी बात को समाजवादी पार्टी ने अब सियासी रंग देना शुरू कर दिया। बीजेपी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तो पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान दे दी, लेकिन अखिलेश यादव ने इसे सियासी रंग देते हुए पीडीए का अपमान बता दिया। अखिलेश ने पूछा कि 5 बड़ा या 7, विधायक बड़ा या सांसद, राज्य बड़ा या केंद्र, राज्य सरकार का मंत्री बड़ा या केंद्र सरकार का। सवाल पूछना विपक्ष का काम है, लेकिन इसमें अखिलेश का डर दिख रहा है, क्योंकि यूपी में बीजेपी ने नितिन नवीन को पीडीए की काट के तौर पर दी है, जिससे शायद अखिलेश टेंशन में है। अखिलेश के सवालों पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम ने सपा की राजनीतिक कुंडली खोल दी। एक कमरे में बैठ करके एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाने वाले लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के बारे में इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो अपना गड्ढा खुद खोदेंगे। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में 5 और 7 नंबर का जिक्र किया है। आखिर वो क्या है, तो वो भी आप समझ लीजिए। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार के बांकीपुर से 5 बार के विधायक हैं, जबकि पंकज चौधरी महाराजगंज लोकसभा सीट से 7 बार के सांसद हैं। पंकज चौधरी कुर्मी जाति से आते हैं, तो वहीं नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं। माना यह जा रहा है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कुर्मियों को साधने के लिए पंकज चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी है, तो वहीं बंगाल चुनाव में कायस्थों को लाने के लिए नितिन नवीन पर भरोसा जताया है। और अखिलेश यादव इसीलिए सवाल कर रहे हैं कि 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष और 5 बार के विधायक को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कैसे बना दिया। अगली खबर का रुख करेंगे और हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ जिस तरह का ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है, उससे ये लग रहा है कि नए साल की शुरुआत तक घुसपैठियों का बोरिया बिस्तरा बन जाएगा, क्योंकि दिन हो या रात उत्तर प्रदेश पुलिस हर उस बस्ती में जा रही है जहां अवैध तरह से रहने वालों की जानकारी मिल रही है। ऑपरेशन टॉर्च के तहत ही लखनऊ में पुलिस की ड्राइव चाहने वालों के आधार कार्ड से लेकर उनकी पुरानी हिस्ट्री तक खंगाली जा रही है। जितने भी यहाँ पर जो झोपड़पट्टी और झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है, उनके आधार मांगे जा रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। मकसद साफ है कि एक भी घुसपैठिया बच ना पाए, और अगर कोई अवैध तरीके से रहते मिला तो उसका ठिकाना डिटेंशन सेंटर होगा, जहां से उसे सीधे रिपोर्ट किया जाएगा। शामली के कैराना में भी योगी ब्रिगेड आइडेंटिफिकेशन ड्राइव चला रही है। पूरे कॉलोनी में काफी बड़ी कॉलोनी है, और जो सूचना मिल रही है, जो टिप ऑफ मिला है, उसके हिसाब से लगातार ये ड्राइव जो है पुलिस फोर्स यहाँ पर चला रही है। ऑपरेशन टॉर्च मुजफ्फरनगर में रात के अंधेरे में चल रहा है। हाथों में टॉर्च लिए पुलिसकर्मी हर शख्स की पहचान कर रहे हैं। सीएम योगी का मैसेज क्लियर है, प्रदेश में एक भी घुसपैठिया रोहिंग्या नहीं बचेगा, और उस मैसेज का ये असर जमीन पर भी दिख रहा है। संसद के दोनों सदनों से जी राम जी बिल पास हो गया है। हालांकि गुरुवार देर रात राज्यसभा में बिल पर विपक्षी सांसदों ने बहस के दौरान जमकर हंगामा किया। विपक्ष की मांग थी कि बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। हालांकि सदन में विपक्ष की गैर मौजूदगी के बीच बिल ध्वनिमत से पास कर दिया गया। लेकिन बिल पर देर रात तक सियासी ड्रामा जारी रहा। संसद के मकरद्वार पर टीएमसी सांसद रात भर धरने पर बैठे रहे। वहीं टीएमसी सांसदों ने इसे महात्मा गांधी का अपमान बताया। जब तक मोदी बाबू है तो तब तक हम लोगों को तो ऐसा करना ही पड़ता है। आपको तो पता है कितने बार हमको कभी सस्पेंड किया गया।
सदन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर हमला बोला, बिल को गरीब विरोधी बताया। मैं अपने माँ की कसम खा के, भारत माँ की कसम खा जी राम जी बिल पर सदन के बाहर भी जमकर बयानबाजी हुई, जहां विपक्षी दल सरकार पर बिल के माध्यम से प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं सरकार ने दावा किया है कि मनरेगा के तहत जो भी भ्रष्टाचार हो रहे थे वो अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से खत्म किए जाएंगे। स्कीम के माध्यम से इनको कोई नई बातें नहीं करनी है, इनको खाली अपने प्रचार में प्रसार में राम का नाम का प्रयोग करना है। इस मंशा से इन्होंने ये नाम बदला है, नहीं तो इसका कोई औचित्य ही नहीं था। सड़कों को गौण करना मुश्किल होता है, संसद को मौन कर लीजिएगा, सड़क मौन नहीं होती है, प्रतिरोध होगा और आपको फार्म लॉज की तरह, ये मार्क माई वर्ड्स, इसे वापस लेना। जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन थे, उनका नाम हटाना ये गलत बात है। दूसरी बात, मनरेगा का 40% कहा है कि राज्य सरकारें देंगी, राज्य सरकारों के पास तो पैसा नहीं है। हिजाब विवाद में घिरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नीतीश की सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था और इसके बाद एसएसजी उनकी सुरक्षा में लग गई है। और मुख्यमंत्री की सुरक्षा में करीब 200 से ज्यादा कमांडो की तैनाती की गई। ये आपको दिखाते हैं, ये नीतीश कुमार का जो सरकारी आवास है मुख्यमंत्री का, एक अणे मार्ग का आपको वो तस्वीर दिखाते हैं, जहां सुरक्षा के तमाम जो अधिकारी होते हैं, एसएसजी के कमांडो होते हैं, वो तैनात होते हैं। सुरक्षा को देखते हुए अब नीतीश कुमार के करीब भी सिर्फ करीबी लोग ही जा सकेंगे। उनके कार्यक्रमों, आवास के आसपास और मूवमेंट के दौरान भी सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। सीएम नीतीश कुमार की सिक्योरिटी को देखते हुए एसएसपी और एसपी को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल पाकिस्तान के एक डॉन शहजाद भट्टी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके नीतीश को धमकी दी थी। खुफिया इनपुट के बाद उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। वहीं हिजाब विवाद मामले में लखनऊ, हैदराबाद, रांची और बिहार के मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। हिजाब विवाद में सियासत भी जोरदार हो रही है। मुसलमान अब नीतीश कुमार के इस बर्ताव के लिए माफी मांगने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरु सज्जाद नोमानी ने जेडीयू से नीतीश कुमार को बर्खास्त करने के लिए कहा है। घटिया और शर्मनाक हरकत है जो ये की गई है बिहार के अंदर, और यकीनन जो उन्होंने कहा है कि अगर हम ऐसा गौर करें तो इस देश के अंदर कैसे हालात उत्पन्न हुए थे, क्योंकि जितना जहर बीजेपी ने घोल दिया है तो ये बहुत हालात बदल सकते थे। अगर आप हमारी औरतों का नकाब और हिजाब अगर आपने छुआ, यू प्लीज बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज एंड आई एम हियर टुडे। अगर हमने किसी हिंदू बच्ची का खुदा ना खास्ता घूंघट उठाया होता तो आप मुझे बताइए कंट्री में अभी क्या माहौल होता है। पार्टी के अंदर एक आवाज बुलंद होनी चाहिए कि इसको पार्टी से निकाला जाए। आज वो लोग जिन्होंने इस पार्टी को वोट दिया था शायद अपने फैसले पर शर्मिंदा हो रहे हों। और अब बात पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद कब बनेगी ये तो साफ नहीं, लेकिन उससे पहले बाबरी मस्जिद वाली टी शर्ट बिकनी जरूर शुरू हो गई है और लोग इसे खरीद भी रहे हैं। इन टी शर्ट्स पर लिखा है लव बाबरी। दो डंडों के बीच एक तार बंधा है और उस तार पर हैंगर के साथ लटक रही है आई लव बाबरी वाली टी शर्ट। वहीं यहीं पर एक बाबरी वाली टी शर्ट मिल रही थी जिस पर लिखा था बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 फाउंडेड बाय हुमायूं कबीर। ये टी शर्ट वहीं मिल रही है जहां बाबरी मस्जिद बन रही है। रेजीनगर में हुमायूं कबीर की ओर से प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के नाम पर अब यहाँ ये सब कुछ चल रहा है। यहाँ रोज बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। 150 रुपए में आई लव बाबरी मस्जिद लिखी टी शर्ट बेचे जा रहे हैं। कुछ टी शर्ट पर हुमायूं कबीर का नाम भी छिपा हुआ है। उधर टी शर्ट बेचने वालों का कहना है कि बिक्री अच्छी चल रही है, तो वहीं यहाँ पर लोगों का ईंट लेकर आना भी जारी है। कोई सिर पर तो कोई ई रिक्शा से मस्जिद के लिए ईंट लेकर आ रहा है। इसके साथ ही मस्जिद के लिए चंदा भी इकट्ठा हो रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 5 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में आरिफ नाम के शख्स के खिलाफ फतवा जारी किया गया है और वजह है अवैध मस्जिद के खिलाफ योगी प्रशासन से शिकायत करना। अब जब अवैध निर्माण टूटने वाला है तो आरिफ खुद की जान को खतरा बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगा रहा है। बरेली के मीरगंज की इन्हीं 2 मस्जिदों पर बुलडोजर चलने का वक्त आ गया है। मस्जिदों के साथ ही दुकानें भी अवैध तरीके से बनी हैं, जिसकी शिकायत वहीं के रहने वाले आरिफ कुरैशी ने प्रशासन से की थी।
जांच में शिकायत सही पाई गई तो एक्शन का ऑर्डर आ गया। बस इसी के बाद आरिफ के खिलाफ फतवा जारी हो गया। मैंने योगी जी के यहाँ मैंने 27/5 को शिकायत की थी, उसकी जांच आई तो जांच में मैं सही पाया गया। उन्होंने कहा कि फतवा जारी करा और हुक्का पानी बंद कर दिया। आरिफ हुक्का पानी बंद होने का आरोप लगाने के साथ योगी सरकार से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। हालांकि मस्जिद से जुड़े लोगों और दुकानदारों ने इन आरोपों को गलत बता दिया। वहीं हिंदू संगठनों ने फतवा जारी करना गलत करार दिया है। ये उसी तरह का प्रकरण है, उसके खिलाफ फतवा जारी करना यह कानून का, भारतीय संविधान का उल्लंघन है। अवैध है तो टूटेगा ही, बुलडोजर तो चलेगा ही। वहीं कानून का उल्लंघन करने वालों का भी इलाज किया जाएगा कि योगी सरकार में न्याय होता है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और वीडियो सामने आने के बाद इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर योगी सरकार और उनकी पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया और सोशल मीडिया में इस वीडियो को पोस्ट कर सवाल उठाते हुए लिखा, जब पूरा पुलिस महकमा सलामी विवश रहेगा तो प्रदेश का अपराधी मस्त रहेगा। वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने भी यूपी पुलिस को आड़े हाथों लिया। मामले ने तूल पकड़ा तो यूपी डीजीपी ने जिला पुलिस अधीक्षक से मामले में स्पष्टीकरण मांगा। दरअसल नवंबर में बहराइच पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी के आगमन पर उन्हें सलामी दी गई। इतना ही नहीं बल्कि खुद एसपी ने उनका रेड कारपेट पर स्वागत किया। इस कार्यक्रम का वीडियो भी बनाया गया, रील भी कटे, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। आमतौर पर ये सम्मान संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को दिया जाता है। ऐसे कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देने पर नए सिरे से बहस छिड़ गई है। भोपाल में क्रिसमस और न्यू ईयर के खिलाफ मुसलमानों ने मोर्चा खोल दिया है और इन त्योहारों को न मनाने की अपील की है। इस दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने बाजार में उतरकर विरोध प्रदर्शन भी किया और जमकर नारेबाजी भी की गई। इसके साथ ही पश्चिम देशों पर कल्चर खराब करने का आरोप लगा। पश्चिमी सभ्यता हमारे मुल्क के बच्चों को, हमारी बहन बेटियों को का कल्चर खराब हो रहा है। इससे तो हम देश के प्रधानमंत्री से भी कहेंगे, देश के गृह मंत्री से, ये पश्चिम सभ्यता वाले लोगों को इस मुल्क से बाहर रखें। पश्चिमी सभ्यता से युवाओं को दूर रहने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही चेतावनी दी कि अगर क्रिसमस पार्टी होगी तो रेड करेंगे। शॉर्ट कपड़े पहन के त्योहार मनाया जाता है। हमारे त्योहारों के नाम पे कलंक है। ऐसे त्योहार कलंक है पश्चिमी सभ्यता, बिल्कुल कलंक है। पार्टियां नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। क्या करेंगे? रेड मारेंगे। हम रेड मारेंगे और विरोध करेंगे। जहाँ अगर ऐसा होगा तो हम फिर उसका विरोध रेड मारेंगे। साथ ही ऐसी पार्टी करने वालों का मुंह काला करने की भी बात कही गई है। कह रहे जो क्रिसमस की और नए साल की पार्टी करेगा मुंह काला कर देंगे। बिल्कुल किया जाएगा। क्यों? अरे कार्रवाई हो जाएगी। कार्रवाई कौन डरता है? कार्रवाई। सिर तन से जुदा नारे लगाने वाले प्रदर्शनकारियों की अब खैर नहीं। पुलिस तो पुलिस, अब अदालत भी इनके खिलाफ सख्त रवैया अपना रही है। बरेली में तौकीर रजा के राइट हैंड रेहान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश में सिर तन से जुदा के नारे लगाए तो अब 2 स्तरों पर कार्रवाई होगी। पहली ये कि योगी फोर्स हवालात का टिकट काट देगी और अदालत भी मियां भाई के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। बरेली में आई लव मोहम्मद के प्रदर्शन के दौरान जिस भाईजान ने सिर तन से जुदा के नारे लगाए थे, अदालत ने उन्हें जमानत तक देने से इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने 9 पन्नों के आदेश में कहा कि सिर तन से जुदा के नारे न केवल कानून के शासन के खिलाफ हैं, बल्कि देश की संप्रभुता और अखंडता पर भी सीधा प्रहार करते हैं। ये इस्लाम के मूल सिद्धांतों के भी खिलाफ हैं। मामला मौलाना तौकीर रजा के सहयोगी बताए जा रहे रेहान से जुड़ा हुआ है। रेहान के खिलाफ बरेली दंगों को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप है कि उसने जुलूस के दौरान नारे भड़काए थे। हाईकोर्ट ने रेहान की जमानत याचिका खारिज कर साफ संदेश दे दिया है कि नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ अब अदालत सख्त रुख अपनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। आज भारत को कोई दबा नहीं सकता, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। आज भारत जो कहेगा दुनिया उसका अनुसरण करेगी, यानी दुनिया भारत को फॉलो करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री की नीति और नीयत दोनों ही साफ है, क्योंकि यूपी में कानून का राज है और इसलिए यहां हर एक निवेशक की पूंजी पूरी तरह सुरक्षित है और विकास की स्पष्ट गारंटी भी है। और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि ना तो अपराध बचेगा ना ही अपराधी, क्योंकि योगी फोर्स ने ठान लिया है अगर कानून तोड़ोगे तो पुलिस छोड़ेगी नहीं, क्योंकि यूपी में कानून का राज है, इसलिए यूपी में आत्मविश्वास है। मैं इस बात को कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आत्मविश्वास है, इस आत्मविश्वास के पीछे के प्रमुख कारणों में है कि प्रदेश में कानून का राज है।
इतना ही नहीं, सीएम योगी ने यह भी कहा कि सुरक्षित माहौल और कानून के राज में ही प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी और युवाओं की आकांक्षाएं पूरी होंगी। सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही हम सुशासन की गारंटी दे सकते हैं। सुशासन में ही निवेश सुरक्षित हो सकता है। ये पुलिस कार्रवाई की तस्वीरें सीएम योगी के उस बयान का ही हिस्सा हैं, जिसमें कानून के राज के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिहार में पुलिस एक्शन में है और जो अपराधी फरार हैं उनके घर बैंड बाजे के साथ पुलिस पहुंच रही है, फरारी का नोटिस चस्पा कर रही है और पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में काफी खौफ है। तस्वीरें बिहार के बेगूसराय की हैं, जहां पुलिस ने चर्चित कपड़ा व्यवसायी हत्याकांड के मुख्य आरोपी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। पंकज पासवान के घर पर नोटिस चस्पा किया। आरोपी पंकज पासवान का घर बेगूसराय में तेघरा थाने के देदराज गांव में है। जब पुलिस नोटिस चस्पा कर रही थी, उस वक्त कई गांव वाले वहीं खड़े थे, तमाशा देख रहे थे। पुलिस काफी देर तक वहां रुकी, बैंड बाजा भी बज रहा था। बता दें, 11 दिसंबर को बीरपुर में कपड़ा व्यवसायी मोहम्मद शहजाद की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में भारी हंगामा और आक्रोश देखने को मिला था। बिहार पुलिस की ये कार्रवाई इस बात की तस्दीक कर रही है कि अब कानून हाथ में लिया तो सम्राट फोर्स न सिर्फ सजा देगी बल्कि समाज में शर्मिंदा भी करवाएगी। नए साल की शुरुआत में 11 दिन बाकी हैं, लेकिन इससे पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को न्यू ईयर गिफ्ट दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से सभी विभागों में खाली पड़े पदों की जानकारी ली है और उन पर भर्ती करने के लिए हरी झंडी भी दे दी है। सीएम योगी का ग्रीन सिग्नल मिलते ही यूपी के युवाओं को बम्पर गिफ्ट मिलने वाला है। यानी 2026 में प्रदेश में करीब 1.5 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, जो पुलिस, शिक्षा, राजस्व, स्वास्थ्य, आवास, विकास समेत कई विभागों में होंगी। योगी ने हाई लेवल मीटिंग कर विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा था। यूपी की योगी सरकार 10 साल में 10 लाख नौकरी देने वाली पहली सरकार बन जाएगी। पिछले 8.5 साल में 8.5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई, जिससे युवाओं का सरकार पर भरोसा मजबूत हुआ। ऐसा ही भरोसा निवेशकों का भी है, जिससे सबसे ताजा उदाहरण पिछले 24 घंटे में सामने आया, जब सीएम से 25 कंपनियों के 45 टॉप प्रोफेशनल्स ने मीटिंग की। इन्वेस्टर्स ने मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, बायो रिफाइनरी, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग और सर्विस सेक्टर से जुड़े 6,500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है। योगी सबके साथ सबके विकास की दिशा में लगातार कदम उठा रहे हैं। दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर हर तरफ हंगामे के साथ सियासत हो रही है, लेकिन इस पोल्यूशन के बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने यमुना साफ करने का दावा किया है। यानी एक तरफ टेंशन वाली खबर तो दूसरी तरफ राहत भरी खबर। हालांकि जब यमुना के पानी का टेस्ट होगा तभी इन दावों की पुष्टि होगी। दिल्ली की हवा इस समय बहुत खराब है। घनी धुंध और स्मॉग की वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आंखों में जलन और गले की खराश की शिकायतें बढ़ गई हैं। तो वहीं यमुना नदी के साफ होने का दावा भी किया जा रहा है। यमुना को साफ करने के लिए सरकार ने इस साल जनवरी से अब तक 140 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है, जिसमें से 108 करोड़ से ज्यादा इस्तेमाल हो चुके हैं। नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं, नालों की सफाई हो रही है और 32 नई मशीनें लगाई जा रही हैं, जो कि गंदगी को रोकेंगी। पिछले साल की तुलना में नदी थोड़ी साफ जरूर हुई है, झाग भी कम दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। दूर दूर तक झाग दिखाई नहीं देगा। हालांकि जहां से पानी छोड़ा जा रहा है वहां पर आपको सफेद झाग जरूर दिखाई देगा। कई सालों से दिल्ली वासियों के लिए हवा और पानी दोनों चुनौती बने हुए हैं। प्रदूषण को लेकर दिल्ली की बीजेपी सरकार फजीहत झेल रही है। लगातार किरकिरी के बीच आज शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी पर भी सीधा निशाना साधा और आप पर बच्चों की सांसों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। दिल्ली का प्रदूषण इनके लिए एक पीआर एक्टिविटी रहा था, है और अपनी बची हुई राजनीतिक जमीन बचाने का। हम अपने बच्चों की सांसों पर राजनीति नहीं करना चाहते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आशीष सूद ने दिल्ली की पूर्व सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, बेरोजगार नेता कहते हैं कि केजरीवाल बड़े साइंटिफिक ऑड इवन लेकर आए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फटकार लगाई। वहीं दिल्ली की जहरीली हवा के संकट पर दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सरकारी स्कूल में 10,000 एयर प्यूरिफायर लगाने का फैसला कर लिया है। पहले चरण में सभी सरकारी स्कूलों के क्लासरूम में एयर प्यूरिफायर लगाने की योजना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदूषण एक दिन की समस्या नहीं है, इसके लिए लंबे समय तक काम करना पड़ेगा। सर्दियों में आगरा का ताजमहल देखना कई बार जुए जैसा साबित होता है।
दिखा तो वहां और नहीं तो फिर यहाँ। ऐसा ही कुछ आज भी पर्यटकों के साथ हुआ। ताजमहल देखने तो पहुंचे, लेकिन सामने अजूबा नहीं बल्कि कोहरे की धुंध की एक मोटी दीवार थी। पिछले 5 दिनों में ताजमहल का दीदार करने आए सैलानी वहाँ ताज नहीं कहाँ है ताज बोल रहे हैं, क्योंकि घने कोहरे ने ताजमहल को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आज भी सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के बीच ताजमहल का दीदार करने पहुंचे पर्यटकों के हाथ निराशा ही लगी। घने कोहरे की वजह से ताजमहल की असली खूबसूरती नजर नहीं आ रही है। संगमरमर की चमक धुंध में लापता हो गई है। बांग्लादेश में जिस तरह का बवाल हो रहा है, उससे जुड़ी जिस तरह जिहादियों ने बांग्लादेश में आतंक मचा रखा है, उससे एक बात तो साफ है कि इसके पीछे कहीं न कहीं आतंकिस्तान की साजिश है। क्योंकि शहबाज मुनीर जो सीधे भारत से टक्कर नहीं ले सकते हैं, वो अब वाया बांग्लादेश भारत और वहां के हिंदुओं के खिलाफ साजिश कर रहा है। पूरे बांग्लादेश की यही तस्वीर है। सड़कों पर कट्टरपंथियों की भीड़, जुबान पर नफरती नारे और इरादा सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करना। बांग्लादेश जो कभी भारत का दोस्त हुआ करता था, वहाँ की अंतरिम सरकार अब मुनीर की आशाई के इशारों पर नाचने लगी है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ हो, क्योंकि हादी की हत्या कराकर पाकिस्तान बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को उकसाना चाहता है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो आगे भी इसी तरह होता रहेगा, क्योंकि ये सोची समझी प्लानिंग के तहत हो रहा है। और उसी का असर है कि बांग्लादेश के सबसे पुराने अखबार डेली स्टार और प्रोथोम आलो के ऑफिस में जबरदस्ती घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी हुई। यूनुस का मौनी बाबा बने रहना इस ओर इशारा कर रहा है कि उनकी शह पर ये सब कुछ चल रहा है, यानी कि मुनीर और यूनुस की मिलीभगत से भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। बांग्लादेश में भारत विरोधी नेता शरीफ हादी की मौत के बाद पूरे देश में तनाव है। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बड़े बड़े मीडिया संस्थानों को आग के हवाले करा जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी यूनुस सरकार चुप बैठी और यूनुस की पुलिस खामोशी से बैठे सब कुछ देखती रही। जगह जगह आगजनी की घटना से पूरा बांग्लादेश जल उठा, लेकिन पुलिस कहाँ थी किसी को नहीं पता, सरकार कहाँ थी ये कोई नहीं जानता। ऐसे में सवाल है कि क्या ये कट्टरपंथी यूनुस सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं और सरकार ही इन्हें शह देने का काम कर रही है, क्योंकि बांग्लादेश में गुरुवार को भी प्रदर्शन हुए, भारत दूतावास के बाहर हंगामा किया गया। ऐसे में यूनुस सरकार को और ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए थी, लेकिन हुआ उसके उलट। सवाल इसीलिए भी है कि बांग्लादेशी सरकार को शरीफ की मौत की खबर पहले से ही मिल गई थी, तो फिर उस वक्त तैयारी आखिर क्यों नहीं की गई? क्या जानबूझकर कट्टरपंथियों के हाथों शहर जलाने को छोड़ दिया गया है? पुलिस क्या कर रही है? क्यों कट्टरपंथियों को रोकने के लिए सख्त कदम नहीं उठाए गए? बांग्लादेश में 2 महीने बाद ही चुनाव है। ऐसे में अंदेशा लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश में अराजकता की स्थिति बनाकर मोहम्मद यूनुस गद्दी से चिपके रहना चाहते हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के बीच एक बार फिर कट्टरपंथ का खौफनाक चेहरा सामने आया है। यहाँ भीड़ ने ईशनंदा के आरोप में एक हिंदू युवक को बेरहमी से पीटा, हत्या कर दी उसकी। दीपू दास को पहले बेरहमी से पीटा, उसके बाद जो किया वो बहुत ही भयानक था। पिटाई के बाद हिंदू युवक मर गया तो उसके शव को एक पेड़ से लटकाया और आग लगा दी। धर्म के नाम पर कट्टरपंथियों ने हिंदू युवक के साथ जो बर्बरता की वो रूह कंपा देने वाली थी। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल है, जिसमें लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर युवक को आग लगा रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में शरीफ हादी की मौत के बाद हिंसा भड़की। हिंसा के बीच भारत सरकार की एडवाइजरी जारी हुई और इसमें भारतीय नागरिकों और छात्रों को ये कहा गया कि घरों में ही रहें, अनावश्यक बाहर ना निकलें, लोकल यात्रा से बचें और घर से बाहर कम से कम मूवमेंट अपना रखें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। साथ ही किसी भी इमरजेंसी में 24/7 हेल्पलाइन पर संपर्क भी जारी किया गया है। सुरक्षा कारणों से राजशाही और खुलना में वीजा एप्लीकेशन सेंटर बंद कर दिए गए हैं। हालांकि ढाका में सामान्य कामकाज अभी जारी है। फिलहाल बांग्लादेश की यात्रा टालने की सलाह दी गई है। भारत ने बांग्लादेश सरकार से भारतीय मिशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपेक्षा की है। ये एडवाइजरी बांग्लादेश में बढ़ते भारत विरोधी भावनाओं और हिंसा को देखते हुए जारी की गई है। अगली खबर का रुख करेंगे और हम आपको बता दें कि उन्नाव की खबर अब अगली होगी, जहां एक गांव में रहने वाला महज 26 साल का एक युवक, लेकिन प्रॉपर्टी और गाड़ियां करोड़ों की हैं इसके पास। यही वजह रही जिससे अनुराग ईडी के टारगेट पर आया। ईडी ने उसके ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से कई लग्जरी गाड़ियां और करोड़ों की संपत्ति का पता चला। कभी उन्नाव के एक छोटे से खजूर गांव के पगडंडियों पर साइकिल से चलने वाला लड़का अब करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है। आप बस गाड़ी का नाम लीजिए, गाड़ी अनुराग के गैरेज में खड़ी मिलेगी। पहले आपको यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी की कौन कौन सी गाड़ियां हैं वो दिखाते हैं।
BMW, मर्सिडीज, डिफेंडर, फेरारी, लैम्बोर्गिनी, थार, एंडेवर। गांव और लखनऊ में उसके महंगे घर, निजी स्टाफ, सिक्योरिटी का काफिला उसकी तेजी से बदली किस्मत की गवाही देता है। ईडी अब ये पता लगा रही है कि फैंटेसी क्रिकेट से जुड़ी हुई करोड़ों की कमाई का जरिया क्या है, साथ ही क्या ये पैसा अवैध सट्टेबाजी या मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि नवंबर में अनुराग ने दुबई में शादी की थी। क्रूज पर शादी का प्रोग्राम हुआ था जिसमें उन्नाव के लोग भी शामिल थे। उनका आने जाने का खर्चा भी अनुराग ने ही दिया था। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, सट्टेबाजी केस में ईडी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उत्थापा की संपत्ति को अटैच किया गया है। एक्टर सोनू सूद, नेहा शर्मा और अन्य की संपत्ति भी जब्त हुई है। युवराज सिंह की 2.5 करोड़ की संपत्ति अटैच हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर, सोनू सूद की 1 करोड़ की संपत्ति। सट्टेबाजी केस में ईडी ने ये बड़ा एक्शन लिया है। युवराज सिंह और उत्थापा की, सोनू सूद की, नेहा शर्मा की संपत्ति को अटैच किया गया है। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अब एक नए विवाद में फंसती नजर आ रही हैं। शिल्पा के खिलाफ 60 करोड़ के फ्रॉड केस में इनकम टैक्स ने उनके कई ठिकानों पर आज छापेमारी की है। आरोप है कि कपल ने दीपक कोठारी से निवेश के नाम पर 60 करोड़ रुपए लिए, लेकिन रकम का इस्तेमाल अपने निजी लाभ के लिए किया गया, न कि व्यापार के उद्देश्य से। इस मामले में ईडी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक बैस्टियन हॉस्पिटैलिटी कंपनी, जो मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और गोवा में बैस्टियन नाम से क्लब और रेस्टोरेंट चलाती है, इस जांच के दायरे में है। इसी बीच शिल्पा के बेंगलुरु स्थित रेस्टोरेंट पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। शिकायतों के अनुसार यहाँ तय समय से देर रात तक पार्टियां होती हैं। धोखाधड़ी मामले को लेकर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर आधिकारिक बयान जारी कर दिया है। मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ कि बिना किसी आधार के मेरा नाम इस मामले से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि संबंधित कंपनी से उनका जुड़ाव केवल नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल का था और कंपनी के ऑपरेशन, फाइनेंस, डिसीजन मेकिंग या किसी भी तरह की साइनिंग अथॉरिटी में उनका कोई रोल नहीं रहा। अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले डंकी रूट नेटवर्क पर ईडी ने बड़ी चोट की है। ईडी के जालंधर जोन ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक साथ 13 ठिकानों पर छापेमारी की और इस कार्रवाई में एजेंसी के हाथ एक ऐसा खजाना लगा जिसने पूरे नेटवर्क की गहराई और पैसों के खेल को बेनकाब कर दिया। ये कोई बैंक नहीं बल्कि एक ट्रैवल एजेंट का घर है, जहां टेबल पर 500-500 के नोटों का अंबार लगा हुआ है। ये पूरे 4 करोड़ 62 लाख रुपए हैं, जिन्हें ईडी ने रेड के दौरान जब्त कर लिया है। इस ट्रैवल एजेंट का साम्राज्य कितना बड़ा होगा, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि छापेमारी में 313 किलो चांदी और 6 किलो सोने के बिस्किट बरामद हुए हैं। इस कार्रवाई में ईडी को मामले से जुड़े हुए कई अहम सबूत भी हाथ लग गए हैं। ईडी ने 13 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें 4 करोड़ 62 लाख रुपए बरामद हुए। इसके साथ ही 313 किलो चांदी, 6 किलो सोने की ईंटें मिली। जब्त की गई सामान की कुल कीमत 19 करोड़ से ज्यादा है। इसके साथ ही ईडी को मोबाइल फोन, डिजिटल सबूत और व्हाट्सएप चैट और अन्य दस्तावेज भी मिल गए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी अमेरिका भेजने के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूलता था। एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी ओर ड्रग तस्करों पर भी एक्शन हो रहा है। पुंछ में ऐसी ही कार्रवाई हुई है। यहाँ पर मोहम्मद इकबाल की करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई सिर्फ एक ड्रग पैडलर के खिलाफ नहीं है, बल्कि नार्को टेरर नेटवर्क की रीढ़ तोड़ने जैसी है, क्योंकि नशे की कमाई का इस्तेमाल कई बार आतंकी गतिविधियों, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हवाला नेटवर्क में किया जाता है। कि नार्को टेररिज्म के बाद जो पैसा इकट्ठा किया जाता है इन ड्रग ट्रैफिकर द्वारा, जिसका पूरा खेल कहीं ना कहीं पाकिस्तान से चल रहा है, तो इस पैसे का इस्तेमाल आतंकी हथियार खरीदने, गोला बारूद खरीदने और जम्मू कश्मीर में और देश के अलग अलग हिस्सों में हमले करने के लिए करते हैं। वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो नशा कारोबार से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी साझा करें। जानकारी देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। देश में नक्सलियों के सरेंडर का सिलसिला जारी है और अगर इसी तरह नक्सली सरेंडर करते रहे तो डेडलाइन से पहले ही नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ बड़े इनामी नक्सलियों का यमराज वाला टिकट काटा जा रहा है, तो वहीं नक्सल से प्रभावित राज्यों में नक्सली हथियार डाल रहे हैं। 31 मार्च 2026 इस देश को नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्त कर हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के विकास का रास्ता हम साफ कर देंगे, प्रशस्त करेंगे। नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन भले ही गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 बताई हो, लेकिन डेडलाइन से पहले ही लाल आतंक का सफाया हो जाएगा।
तेलंगाना में 41 नक्सलियों ने नक्सल का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला कर लिया है और सरेंडर भी कर दिया है। इन नक्सलियों में 37 छत्तीसगढ़ के हैं तो 2 तेलंगाना के हैं। नक्सलियों ने BGL 303 राइफल, SLR, इंसास, AK-47, सिंगल बोर गन जैसे एडवांस हथियार डाले हैं। हथियार डालने वाले नक्सलियों में महिला नक्सली भी शामिल हैं। कभी लाल आतंक को फैला रहे इन नक्सलियों को शायद समझ आ गया है कि शाह ने जो अल्टीमेटम दिया है वो पूरा होकर ही रहेगा। अगर इन्होंने ये रास्ता नहीं छोड़ा तो फिर इनका अंजाम भी बड़े नक्सली लीडर्स जैसा होगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में नाबालिग की हत्या के मामले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अन्नू ठाकुर, उसके पिता और दोस्त का जुलूस निकाला। बड़ी बात यह है कि तीनों को जुलूस अन्नू के घर से बाजार तक निकाला गया। काश इस बंदे ने अंजाम की फिक्र कर ली होती, एक जान भी बच जाती और इसकी ये जलालत भी। अपनी पब्लिक जुलूस निकलवा रहा ये बंदा अन्नू ठाकुर है। विवेक मरकाम हत्याकांड में MP पुलिस के सख्त एक्शन की गवाही दे रहा है। अन्नू ठाकुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी है और इसीलिए मोहन पुलिस उसे वही सजा दे रही है जिसका वो हकदार है। ये काम आज अपने शुभ हाथों से गंज थाना पुलिस ने कर दिया है। अन्नू ठाकुर का जुलूस उसके ही घर से निकाला। पुलिस ने दरअसल जुलूस ही नहीं, सजा में कुछ बोनस भी जोड़ दिया। आरोपियों को कान पकड़वाकर शहर की मुख्य सड़कों पर घुमाया। इरादा वही है कि अपराधियों में खौफ और जनता में भरोसा कायम हो सके। दरअसल 2 दिन पहले विवेक मरकाम की अन्नू ठाकुर सहित 10 लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी थी। फिलहाल कुल 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इनमें एक अन्नू ठाकुर का पिता भी है। मुंबई के रिहायशी इलाके में आज उस समय लोगों को डर लग गया, बहुत घबरा गए वो जब यहाँ एक सोसाइटी में तेंदुए की एंट्री हो गई। इस जंगली जानवर के यहाँ से दहशत का माहौल हो गया और इस दौरान तेंदुए के हमले में 4 लोग घायल भी हुए, लेकिन वन विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा गया। ये 3 तस्वीरें बई में मीरा भाईंदर रोड पर परिजात बिल्डिंग की हैं, जहां इस तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। कहीं पर जाल बिछाया गया है तो कहीं पर ट्रैंक्विलाइज करने वाली गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तेंदुए की एंट्री से आसपास के लोगों में डर का माहौल था। कभी तेंदुए इस बिल्डिंग में तो कभी सीढ़ियों पर देखे जा रहे थे। रेंजर्स भी कड़ी मशक्कत कर रहे थे कि किसी तरह तेंदुए को काबू में किया जा सके। तभी तेंदुआ रेंजर्स से बचने के लिए कमरे में घुस गया, जहां पर रेंजर्स ने उसे घेर लिया और फिर ट्रैंक्विलाइजर गन ने उसे बेहोश कर दिया। बताया जा रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान तेंदुए के हमले में करीब 7 लोग जख्मी हुए, जिनका इलाज चल रहा है, जिसमें एक महिला है जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। एक बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता दें, यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पुलिस स्टेशन पहुँच गए हैं। थानेदार पर मुख्यमंत्री धामी की गाज। अचानक पहुंचे देहरादून के पुलिस स्टेशन। डालनवाल पुलिस स्टेशन का औचक निरीक्षण करने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पहुंच गए और थानेदार साहब जो थे वो ड्यूटी से गायब पाए गए। थानेदार को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया। डालनवाल थाने पर औचक निरीक्षण के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पहुंच गए। थानेदार वहां से नदारत मिले और उसके बाद उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। तो थानेदार पर गिरी मुख्यमंत्री धामी की गाज। अचानक देहरादून के थाने में पहुंच गए पुष्कर धामी चेकिंग के लिए और ये देखिए तस्वीरें भी हमें मिलने लगी हैं और यहाँ से थाना प्रभारी नदारत मिले। उसके बाद पुष्कर धामी ने थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया। नोएडा में एक बार फिर लिफ्ट फंसने की घटना सामने आई है। यहाँ एक सोसाइटी की लिफ्ट में 2 महिलाएं करीब 20 मिनट तक फंसी रहीं। ये महिलाएं नाइट शिफ्ट के लिए ऑफिस जा रही थी कि तभी लिफ्ट खराब हो गई और 2 फ्लोर के बीच फंस गई। महिला ने मदद के लिए आवाज भी लगाई, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। कोई है इधर? हम इधर लिफ्ट में फंसे हैं, कोई है? इस बीच महिलाओं ने कई बार सिक्योरिटी अलार्म बजाया और मदद के लिए आवाज भी लगाई, लेकिन कोई वहां नहीं पहुंचा। दरअसल 19वें फ्लोर से पार्किंग एरिया में जाते समय अचानक से ही झटका लगा और लिफ्ट 2 फ्लोर के बीच में अटक गई। इस दौरान लिफ्ट की लाइट भी बंद हो गई और डिस्प्ले स्क्रीन भी काम नहीं कर रही थी। काफी मशक्कत के बाद महिलाओं ने लिफ्ट का गेट थोड़ा खींचा और फोन कर अपने परिजनों को उसकी सूचना दी। परिजनों की मदद के बाद लिफ्ट को दोबारा शुरू कर महिलाओं को बाहर निकाला गया। सोसाइटी में लिफ्ट फंसने की घटना पहले भी आती रही है। योगी सरकार के सख्त नियम के बावजूद भी इसका असर नहीं दिख रहा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में चोरी का मामला सामने आया है, लेकिन ये चोरी किसी महंगे सामान की नहीं बल्कि मुर्गी की है। जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार रुकवाई तो चोरी का खुलासा हुआ।
कार में भरी ये मुर्गियां चोरी की हैं और कार में सवार शख्स चोर है जो मुर्गियों को एक फार्म हाउस से चुरा कर लाया और बेचने जा रहा था। कार की सीट से लेकर डिग्गी तक 1, 2 नहीं बल्कि 36 मुर्गियां बरामद हुई हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? दरअसल पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी सरोज की कार की चेकिंग की गई। जब कार का पीछे वाला गेट और डिग्गी खोली गई तो सबके होश उड़ गए। हर जगह जिंदा मुर्गियां भरी हुई थी। जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि फार्म हाउस की जालियां तोड़कर मुर्गी चोरी की गई और वो इन्हें बेचने जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। वहीं आरोपी के 2 साथियों की तलाश की जा रही है। और इस समय की बड़ी खबर बिहार से, जहां अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। मधेपुरा में अवैध दुकानों पर एक्शन हुआ है। अवैध दुकान और घरों को ढहा दिया गया है। बिहार में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है और देखिए अवैध दुकानों को गिरा दिया गया है। मधेपुरा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के मधेपुरा में अवैध दुकानों पर एक्शन लिया गया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कार में उस समय आग लग गई जब कार में गैस रिफिलिंग की जा रही थी। दावा किया जा रहा है कि गैस रिफिलिंग का काम अवैध तरीके से हो रहा था और इसके बाद अब पुलिस एक्शन मोड में है। कार में आग किसी हादसे के बाद नहीं लगी बल्कि गैस रिफिलिंग के दौरान लगी है जो घरेलू गैस सिलेंडर के जरिए अवैध तरीके से की जा रही थी। इसके बाद कार में आग लगी और कार धू कर जल गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दुकानदार अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग का काम करता है जिसकी शिकायत कई बार की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब ये हादसा हो गया है। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई लेकिन पुलिस अब आरोपी दुकानदार के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का कच्चा माल जलकर पूरी तरह से राख हो गया। इन आग की लपटों से पूरा इलाका दहल गया। देखिए आग कितनी भयंकर है। लपटों के साथ उठता काला धुआं आसमान को ढकता जा रहा है। फैक्ट्री में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरे परिसर को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री से उठते धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई दिया जिससे आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। फैक्ट्री के अंदर केमिकल, प्लास्टिक दाना और रबड़ होने के कारण आग ज्यादा भड़क गई। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। और इस समय की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से, जहां 3 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। अपहरण की गई छात्रा को बरामद कर लिया है। वेब सीरीज की तर्ज पर यह अपहरण हुआ था। 24 घंटे के भीतर ही पुलिस को बड़ी सफलता मिली। छात्रा सकुशल घर लौटी। वेब सीरीज देखकर यह आइडिया आया इन बदमाशों को और इन्होंने एक छात्रा का अपहरण किया। 24 घंटे के भीतर इन बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया और एनकाउंटर हुआ। बिहार में नए साल के जश्न और पार्टियों को लेकर शराब माफिया एक बार फिर सक्रिय हैं। अवैध शराब की खेप को पुलिस की नजरों से बचाकर लाने के लिए तस्कर नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और ऐसा ही कुछ हुआ नवादा में, जहां टेम्पो को शराब का ठेका बना दिया गया। देखिए टेम्पो की ड्राइवर सीट को खोला जा रहा है। उतरो तो बाबू। सीट के नीचे एक सीक्रेट जगह बनाई गई। कहाँ से लेके आ रहे थे शराब जी? बांसुरी। जांच टीम ने इस सीक्रेट जगह पर लगे ढक्कन को खोला। इस छोटे से दिखने वाले तहखाने में भारी मात्रा में शराब रखी गई थी। 1 या 2 नहीं बल्कि बियर की 68 बोतलें बरामद की गई। महिला पुलिसकर्मी तहखाने के बाद पूरे टेम्पो की चेकिंग करती है लेकिन कुछ मिला नहीं। मौके से ड्राइवर और लाइनर को गिरफ्तार किया गया। इस समय की बड़ी खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां धामी सरकार का एक्शन नजर आ रहा है। पुलिस यहां पर एक्शन में है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया है। उत्तराखंड पुलिस ने सरकारी जमीन को खाली कराया है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया है। सरकारी जमीन को अब खाली किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, हरिद्वार से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध अतिक्रमण यहाँ पर हुआ है लेकिन सवाल पुलिस से, प्रशासन से जरूर पूछा जाना चाहिए कि जब ये अतिक्रमण हो रहा होता है तब ये पुलिस और प्रशासन कहाँ होता है? ये अतिक्रमण कैसे सरकारी जमीन पर होने दिया जाता है? सवाल ये भी बड़ा गंभीर है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से एक बार फिर खुशखबरी आई है। मशहूर बाघिन T-107 सुल्ताना के घर नन्हे मेहमान आए हैं। सुल्ताना को अपने शावकों के साथ देखा गया और इसके बाद वन विभाग की टीम अलर्ट है। बाघिन अपने दोनों शावकों को मुंह में दबाकर ले जाती हुई नजर आ रही है। ये अपने नन्हे शावकों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है। मिर्च दर्रा के पास क्षेत्र में उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। वन विभाग की टीमें बाघिन और उसके शावकों पर 24 घंटे निगरानी बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो। सुल्ताना T-107 इस बार 5वीं बार मां बनी है।
साल 2020 पहली बार 2 शावकों को जन्म दिया। साल 2022 दूसरी बार 2 शावकों को जन्म दिया। साल 2023 तीसरी बार 3 शावक को जन्म दिया। साल 2025 चौथी बार 3 शावक को जन्म दिया। साल 2025 और 5वीं बार 2 नवजात शावक को जन्म दिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक दिल छू लेने वाला वाकया सामने आया है। यहाँ पुलिस ने कैंसर से जूझ रहे 10 साल के सूर्यांश का बड़ा सपना पूरा किया। पुलिस ने उसे एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनाया, जिससे उसके चेहरे पर खुशी दिखी। इस नेक पहल के तहत सूर्यांश को खाकी वर्दी पहनाई गई और उसने अपने एक दिन के थाना प्रभारी के रूप में कई अहम पुलिसिंग गतिविधियों को महसूस किया। पुलिस कर्मियों से मुलाकात की, सलामी ली और थाने के लोगों ने भी उसका उत्साह बढ़ाया। देखिए, पहले गाड़ी से एक दिन का SHO सूर्यांश उतरा, हाथ में डंडा, बदन पर पुलिस की वर्दी। थाना प्रभारी की चाल देखिए, एकदम पुलिस के जैसे कदमताल करते हुए सूर्यांश थाना प्रभारी के दफ्तर में दाखिल हुआ और कमान संभाल ली। ये पहल न सिर्फ सूर्यांश के लिए यादगार रही, बल्कि स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया पर भी इसे खूब सराहा जा रहा है। ये पहल पुलिस की सामाजिक संवेदना और समुदाय के बच्चों के सपनों को सम्मान देने की भावना को दिखाती है, खासकर उन बच्चों के लिए जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हार नहीं मानी। इनके जज्बे को वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने भी सलाम किया। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार।